नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। रोज की तरह फिर आज अखबार की सुर्खियों के साथ आपके साथ चर्चा के लिए बैठा हूं। कुछ अखबार की सुर्खियां, कुछ अपनी बात। तो पहले कुछ अपनी ही बात से मैं शुरू करूं। देखिए, आज सबको पूरे देश में अब तो संसद का कल से की कार्यवाही नॉर्मल हो गई। विरोध शोर शराबा के बीच कल कार्यवाही चली। कल छठा दिन था। अब लगभग सब समझिए कि एक तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति बन गई है कि नहीं, हम लोग को हाउस चलाना चाहिए, तो हाउस चलेगा। अब आज राहुल गांधी संभल जाने वाले हैं, राहुल और प्रियंका। अब वहाँ प्रशासन उनको जाने की मनाही कर रहा है, तो संभल में स्थिति भी अब लगभग सामान्य हो चली। ये खबर है, अखबार की सुर्खियाँ भी हैं और जो सूचना आई है। तो अभी देखना होगा कि प्रशासन जहाँ मना कर रहा है, अब राहुल प्रियंका वहाँ जाने के लिए हैं, तो संभल की सियासत भी शुरू हो गई। कल ही संसद में अध्यक्ष ने अनुमति भी दी थी और विपक्ष और सत्ता पक्ष में सहमति बनी थी कि संभल पर हाउस में चर्चा हो। तो कल सपा के अध्यक्ष यूपी के पूर्व सीएम ने संभल में जो कुछ हुआ था, पूरी घटना की पृष्ठभूमि की चर्चा की और कहा कि ये भाजपा ने की साजिश के तहत ही सब कुछ हुआ है। चलिए, इसी शोर शराबे में पक्ष विपक्ष में चर्चा कल हो गई। अब फिर कल बांग्लादेश की भी चर्चा हो गई। खासकर टीएमसी के नेता ने ये बात वहाँ चर्चा की कि जो कुछ हो रहा है, अब भारत सरकार चुप बैठी है और इसको लेकर वहाँ जो खासकर हिंदुओं पर हमला हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इसके रोकने के लिए भारत सरकार को पहल करनी चाहिए। और अब इसको यूएनओ में कहीं ना कहीं पीस कीपिंग फोर्स वहाँ भेजा, जैसे आपको याद होगा श्रीलंका में भेजा गया था। उस असर तभी वहाँ हिंदुओं की जान बच सकती है। ये भी चर्चा हुई। अभी भारत सरकार की ओर से अपना स्टैंड, भारत सरकार तो हमेशा चिंता जता रही है, लेकिन अब बांग्लादेश सरकार का जो रवैया है वो बहुत उचित नहीं दिखता है। अब तो वहाँ की सेना और पुलिस भी कट्टरपंथियों का साथ दे रही है, तो थम नहीं रहा है अत्याचार। ये सचमुच एक चिंता का विषय है। तो कल की ये चर्चा थी। आज महाराष्ट्र में जब सरकार 23 नवंबर को रिजल्ट हो गया था, झारखंड का भी और महाराष्ट्र का, तो वहाँ अब तक सरकार भी नहीं बनी। तो अब सब कुछ अब वहाँ तय हो गया है। आज ही अभी अब से कुछ थोड़ी ही देर बाद वहाँ भाजपा विधानमंडल दल की बैठक होने जा रही है और बीजेपी ने केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी वहाँ पहुँच चुके हैं। अब बैठक होगी। तय भी है कि अब वहाँ देवेंद्र फडणवीस ही सीएम होंगे। अब तक जो संशय था वो संशय तो अब सिर्फ आधिकारिक घोषणा बाकी है। और शाम को 3:30 बजे वहाँ राज्यपाल के यहाँ सरकार बनाने का दावा पेश होगा और कल 5 बजे आज़ाद मैदान में, मुंबई के आज़ाद मैदान में शपथ ग्रहण होगा। वो एनडीए का एक बड़ा मेगा इवेंट होने जा रहा है। उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री भी रहेंगे और भाजपा शासित राज्यों के सीएम। अब बड़ा विशाल तैयारी हुई है वहाँ। मैं कल देख रहा था, तैयारी की तस्वीर भी और खबर भी। अलग मंच बने हैं। एक मंच पर जहाँ प्रधानमंत्री होंगे, दूसरा एक साधु संतों के लिए वहाँ मंच बना है। तो सो जो करना है। तो एक तो खबर ये है। अभी ठीक है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर भी बीच से छन कर आई। इतना दिन जो टला वो इसलिए कि अभी जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं वहाँ एकनाथ शिंदे, वो तो सीएम का पद छोड़ने ही को तैयार नहीं हो रहे थे। राजी भी हुए इसलिए कि बीजेपी को तो अकेले लगभग बहुमत मिल गया है ना। अब यहाँ तक कि जब वो बीजेपी के नेताओं की बैठक हुई अमित शाह के यहाँ, तो खबर तो ये आ रही थी कि वो कह रहे थे कि हमको 6 महीना भी अभी रहने दीजिए। एक न मानी बीजेपी, कहा कि ये गलत परंपरा होगी। बहुमत हमें मिला है तो फिर हम किसी को देंगे तो हमारे कार्यकर्ता, और ये क्या गलत संदेश जाएगा। और फिर अब बात अटकी विभाग की, तो भी तैयार नहीं हो बीजेपी कि भाई गृह विभाग उनको मिले। तो जो खबर है कि शहरी विकास मंत्री वो बनने जा रहे हैं एकनाथ शिंदे। उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे और अजित पवार भी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अजित पवार से तो अब केमिस्ट्री बहुत जम गई है बीजेपी की, उनसे तो कोई झंझट ही नहीं है।
खैर, और अध्यक्ष का भी पद, महाराष्ट्र के स्पीकर का भी पद वो बीजेपी के ही जिम्मे होगा। अब ये तय हुआ है कि हाउस में डिप्टी स्पीकर का पद और काउंसिल भी है वहाँ, जैसे बिहार में विधान परिषद है ना, वैसे महाराष्ट्र में भी विधान परिषद है। तो वहाँ हुआ है कि डिप्टी चेयरमैन का पोस्ट एक हाउस में एनसीपी को और एक हाउस में शिंदे की पार्टी जो शिवसेना है उसको मिलना है। ये तो बात हुई महाराष्ट्र की। अब झारखंड में भी कल मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। वहाँ तो एक अकेले ना हेमंत सोरेन सीएम बने थे, तो कल वहाँ भी विस्तार होगा, सब कुछ तय हो गया है। और उसमें अब 10-12 वहाँ मंत्री बने हैं, तो राजद से और कांग्रेस के मंत्री बने हैं। माले तो वहाँ तैयार नहीं हुई, महागठबंधन में 7 है, 2 उसके विधायक है, लेकिन माले का स्टैंड रहा कि हम लोग सरकार में बाहर से सपोर्ट करेंगे सरकार को। जैसे यहाँ महागठबंधन सरकार थी तो माले बाहर से ही सपोर्ट करती रही थी। तो ये हुआ तो पड़ोसी झारखंड। अब बिहार की खबर है, अब कुछ खास सुर्खियाँ। एक तो आप सबके लिए एक अच्छी खबर है, सुखद खबर है, ये होना भी था। बिहार में ज़मीन सर्वे हो रहा है। कितना कोहराम मचा था, कोई 60 लाख 65-70 लाख लोग अभी तक ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन दे चुके थे, फिर भी वो अभी समस्या का अंत होने का नाम नहीं ले रहा था। तो अब कल कैबिनेट की बैठक थी, उसमें सर्वे से संबंधित और कई फैसले लिए गए। उसमें एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ कि अब मार्च तक सब लोग स्व घोषणा करके, जो अभी वंशावली का मांगा गया है और भी कागज़ मांगा गया है, तो अब जो ज़मीन के मालिक हैं, रैयत हैं, जिनके कब्जे में ज़मीन है, वो स्व घोषणा करके और सब कुछ जमा कर सकते हैं। देखिए, अभी ये सरकार फेस से में लग गई है। ये ज़मीन सर्वे तो सियासी मुद्दा हो गया है और लोग इस विपक्ष भी इसको मुद्दा बना लिया है। और ये वही ज़मीन सर्वे है, आप याद कीजिए, इसको लेकर तेलंगाना में, आंध्र में सत्ता चली गई थी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी याद आया कि चलिए काम तो अच्छा कर रहे हैं, 130 साल के बाद बिहार में ये सर्वे हो रहा है। तो ज़मीन का सब लेखा जोखा, खतियान, खाता खेसरा सब हो जाए देता, नहीं तो अच्छी बात है। अभी चुनाव साल में शुरू किया थे, उनके लिए गले की फांस बनी थी, तो अब टाइम दे रहे हैं, मैंने इसको कहिए टाला जा रहा है। और सच पूछिए, ये चुनाव तक ऐसे ही कुछ टाइम देके, इसको चुनाव के बाद ही अब इसको गति पकड़ेगी। फिलहाल सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि मार्च तक इसको अभी जो खेत मालिक हैं उनको कागज़ जमा करते रहें, यह चलता रहेगा। एक तो ये बात हुई आपके लिए। दूसरा, खासकर शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर रही, जो मैंने आपसे कहा था कि दिसंबर में बहुत सारे बदलाव होंगे। कल तो एक बात तो कल हो गई कि स्कूल के, सरकारी स्कूलों का 2025 का अवकाश कैलेंडर, छुट्टी कैलेंडर आ गया सामने, और उसमें शिक्षकों के लिए कई 72 दिनों की छुट्टी होगी। उसमें 7 दिन रविवार हो गया है, तो 65 दिन तो होता ही है। और एक बात है कि इस बार 20 दिन की गर्मी की छुट्टी मिलेगी, शीतकालीन भी छुट्टी 7 दिन मिलेगी, और छठ से दिवाली तक की भी 10 दिन की छुट्टी होगी। अब 52 सप्ताह होता है ना, 52 दिन होता है हर साल में, कोई दिन 52 दिन होता है, तो संडे को तो स्कूल बंद रहता है, तो 52 दिन में वो 7 दिन तो कट गए। फिर शिक्षकों को 16 दिन का सीएल मिलता है, और महिला शिक्षकों को तो विशेष अवकाश जो महीना में 2 दिन मिलता है। तो ये सारी सुविधा मिलती रहेगी। तो कल ये अवकाश तालिका को लेकर शिक्षकों ने बहुत एक संतोष है, मैं देख रहा था खासकर सोशल मीडिया पर, इसकी लोग बड़ा प्रशंसा जता रहे थे, अच्छा कदम बता रहे थे सरकार का। यही वो छुट्टी की तालिका था जिसको लेकर पिछले साल, ये जो चालू साल है ना, ये तो बहुत दर्द दे गया था। के पाठक कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। गर्मी की छुट्टी के दिनों में भी स्कूल खुले रहे, पढ़ाई भले नहीं होती थी, शिक्षकों को जाना पड़ रहा था, हाजिरी लगानी पड़ रही थी, दिन भर रहना पड़ रहा था। तो कम से कम अब ACS के पाठक के जाने के बाद कुछ नियम, प्रक्रिया और एटीट्यूड में बदलाव तो दिख रहा है, और ये होना भी चाहिए, और होना तय भी था, इसलिए कि चुनाव साल न है। अब तो शिक्षकों को कोई दर्द न देना पड़े, इसके लिए सब कुछ होना है। तो बदलाव का ये 2 महत्व। एक और कल आदेश विभाग ने जारी किया कि अब परीक्षा मासिक नहीं होगी, अब त्रैमासिक परीक्षा हुआ करेगी। और आंतरिक मूल्यांकन जो हर सप्ताह शिक्षक एक नियत 3 को सोमवार को या फिर मंगल को, सोमवार को छुट्टी रहे, तो
लिया करेंगे और उससे जो भी स्टूडेंट की प्रगति हो रही है, जो परफॉर्मेंस है, गार्जियन को बताया करेंगे। अभी त्रैमासिक परीक्षा होगी और क्लास 1 से 8 तक का तो शोध प्रशिक्षण जो परिषद है वो, और फिर 9 से लेकर 12 तक की जो परीक्षा है वो बोर्ड लिया करेगा। और उसमें तय हुआ कि जो फिर सेंटर की परीक्षा, वार्षिक परीक्षा जो बोर्ड लेता है वो तो अलग लेता ही रहेगा। तो एक बड़ा बदलाव है, मासिक परीक्षा नहीं ये होगी। अब पहले ही मैंने आपसे कहा था कि गर्मी की छुट्टी में तो कहा ही है ACS विद्यार्थी हैं कि शिक्षक अब गर्मी की छुट्टी को लेकर अपना टूर प्लान भी कर सकते हैं। कहा कि अब स्कूल बंद रहेगा, स्कूल खुलेगा नहीं, तो 20 दिन की छुट्टी खासकर शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है। और वे भी कई बदलाव होने हैं। अभी तो खास करके नियोजित शिक्षक जो विशेष शिक्षक बन गए हैं उनको उसी स्कूल में योगदान करना है। अभी सब संबंध में जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी उसका भी आदेश का इंतज़ार हो रहा है। और फिर सेवा निरंतरता, प्रोन्नति, ये मसले तो अभी हैं ही अपनी जगह। अब 9 दिसंबर से जो काउंसलिंग होनी है तो सब कुछ हो जाएगा। 38,000 प्रधान शिक्षक, उन सब के लिए भी मांगा जा रहा है कि जो प्रधान शिक्षक हो गए हैं या जो हेड मास्टर में जिनका चयन हुआ है 6,000, वो सब वो अपना अनुभव प्रमाण पत्र जमा करें, ताकि 9 तारीख से जो काउंसलिंग होनी है तो सबको ये सब कहा गया है। तो बहुत लोग तो पहले भी बना चुके थे। तो कहा गया है कि जिन लोगों ने बना लिया है पहले उसके लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन सब और दूसरे लोग भी बना लें। तो शिक्षकों के लिए एक खबर है पूरे बिहार में, इससे स्कूल में न हलचल है। लेकिन कल जो जानकारी मिली स्कूलों से, कई हेडमास्टर से, टीचर से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये 10 क्लास से जो मुक्ति मिल गई ये एक अच्छा कदम है। और कल 4 बजे तक स्कूल चला, 9:30 से 4 तक अभी सिलसिला शुरू हो गया है। एक है कि आप जानते हैं कल कुछ पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए थे, और ख़ासकर पुलिस मुख्यालय में तो एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ कि कुंदन कृष्णन ADG मुख्यालय बनाए गए हैं। ये पुलिस महकमे के लिए खास खबर थी जिसकी चर्चा करना जरूरी था। बिहार के पटना में सिन्हा लाइब्रेरी है, बहुत परिचित और चर्चित लाइब्रेरी है। ये राज्य स्तरीय लाइब्रेरी कहते हैं इसको, स्टेट लाइब्रेरी। अब कल ये फैसला हुआ है कि भाई सिन्हा लाइब्रेरी को, ये पटना कोतवाली थाना जो तारामंडल है ना वहीं पर है, ये पुरानी बिल्डिंग है। अब उसमें हुआ है कि 7 मंजिला भवन बनेगा पुस्तकालय के लिए, सब सुविधा से लैस होगा। अभी तो सारी किताबें भी वहाँ डिजिटल करा दी गई हैं। अब कोई 68 करोड़ की लागत से वो भवन बनेगा। एक ठीक ही है, एक धरोहर है सिन्हा लाइब्रेरी, उसको बचाना चाहिए। उसके लिए जो काम हुआ है वो ठीक ही हुआ है। ये थी आपकी अखबारों की खास सुर्खियाँ जिसके बारे में आपसे चर्चा की। आपको ये चर्चा कैसी लगी आप कमेंट कीजिए। द न्यूज़ को देखते रहिए और फिर अगले दिन अखबार की सुर्खियों और अपनी बात के साथ फिर आपसे मिलूँगा। धन्यवाद।